अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 2.1.1 विच इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एंड सो फार इन दिस चैप्टर वी आर डन विद इट्स इंट्रोडक्शन, and then we started our topic which was related to the theories and experiments which are required in atomic structure। और इन theories में हमने पढ़ी है अभी तक जे थॉमसन की theory, फिर हमने पढ़ी जॉन डाल्टन की theory। ये दो theories बहुत ही important हैं। and after that we started with the discovery of cathode rays and discovery of electrons। Then we did discovery of protons, जिसमें हमने पढ़ा canal rays को in detail। Then discovery of neutrons, जिसमें हमने देखा जेम्स चैडविक का experiment। इन सारी discoveries में हमने इनके experiments और properties को डिटेल में डिस्कस किया है। And in today's lesson we have to start a topic 2.1.1 which is Rutherford's atomic model। As the name indicates, here is the word atomic model। It means that Rutherford is the scientist name and he is going to explain that basically how different particles are arranged to form one structure of an atom। तो रदरफोर्ड चूंकि एक साइंटिस्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन दिस हिस्ट्री ऑफ एटम। सो चलिए देखते हैं कि हु वॉज रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बेसिकली ही वॉज अ ब्रिटिश and he was a New Zealand born chemist। He performed series of experiments using alpha particles। अल्फा पार्टिकल्स को हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में भी स्टडी किया है। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई, जिनको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लाइक रेडियम और पोलोनियम। अब अगर बात करें इसकी अचीवमेंट्स की, तो रदरफोर्ड ही वॉन 1908 नोबेल प्राइज, यानी कि इसे 1908 में मिला था नोबेल प्राइज, और वो भी केमिस्ट्री में। एंड इन 1911 इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रपोज की विच वॉज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। एंड रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम, यानी कि इसने एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये शो किया कि एटम कुड बी स्प्लिट। और हम जानते हैं कि इस तरह की ब्रांच को हम बोलते हैं न्यूक्लियर साइंस। So we can say that because of his great contributions, he is considered as the father of nuclear science। This is very important और ये MCQ point of view से भी बहुत important है। There could be a question, who was father of nuclear science? So your answer should be Rutherford। अब रदरफोर्ड को अपना ये मॉडल पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम चलते हैं अपने फ्लैशबैक में, जहाँ हमने देखा था कि देयर वॉज अ थेरी बाय जे थॉमसन एंड दैट थेरी वॉज प्लम पुडिंग थेरी। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इन प्लम पुडिंग मॉडल इट वॉज एक्सप्लेन्ड दैट एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड द पॉजिटिव चार्जेस दे आर प्रेजेंट in the form of a sphere, and negative charges they are spreaded in those positive charges like this। ये था बिल्कुल जैसे प्लम की पुडिंग होती है उससे रिलेटेड, और पुडिंग हो गया पॉजिटिव चार्ज और उसमें जहाँ कहीं कहीं प्लम हो गया वो था नेगेटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दिस थ्योरी रॉन्ग, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ की और वो एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया और उस करके उसकी हमें किस फॉर्म में दिखा और फाइनली उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी। इसे डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो चलिए अब समझते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को डिटेल से। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये प्रूव किया कि देयर इज़ समथिंग इन द मिडल ऑफ एन एटम, और उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। अब चूंकि इसका नाम ही गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, सो चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड के अलावा क्या क्या टूल्स या फिर क्या क्या केमिकल्स यूज़ किए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ली थी एक थिन शीट ऑफ गोल्ड जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉयल, और उस गोल्ड फॉयल की एक थिकनेस थी, मतलब उसको उसने बहुत थिन लिया था, एंड द थिकनेस वाज
0.00004 सेंटीमीटर। आपको इन जीरो से आइडिया हो गया होगा कि ये किस कदर पतली है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई गोल्ड, कोई और मेटल क्यों नहीं? सो गोल्ड इसलिए बिकॉज गोल्ड इज द हाईएस्ट मैलिएबल मेटल एंड वी नो दैट व्हाट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबल मतलब हम इजीली उसको शेप अप कर सकते हैं, हम इजीली उसको हैमर करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उसकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं। और अगर हमें इतनी थिन थिकनेस वाली शीट चाहिए, so it means that we should use only that metal which is malleable and highly malleable, and gold is highly malleable. इसके अलावा गोल्ड की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। गोल्ड इनर्ट होता है, गोल्ड यूजुअली किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ हम उसे जिस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, दिस इज इट्स हाईली मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। इसके अलावा उसने बम्बार्ड किए थे कुछ पार्टिकल्स और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल्स। बेसिकली रदरफोर्ड का काफ़ी काम अल्फा पार्टिकल्स पे बेस करता था। रदरफोर्ड वाज द वन जिसने एटम को ब्रेक करने का एक्सपेरिमेंट भी किया था। और अल्फा पार्टिकल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इन ईच सर्कल देयर आर 2+ साइंस। ये 2+ साइंस शो करते हैं कि देयर इज +2 चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बेसिकली दिस इज हीलियम न्यूक्लियाई। व्हेन आई से हीलियम न्यूक्लियाई, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने हीलियम एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है, और जब हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो जो पीछे बचेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लियस। और चूंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो हीलियम पे आएगा +2 चार्ज। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, हीलियम इज 4 2, यानी कि इसका एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही प्रोटॉन्स हैं और 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हीलियम 2+ है, इट मीन्स दैट उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं और अब वो हीलियम का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है, और हीलियम न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे बनाया कहाँ से जाता है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स दे आर जेनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं टू जेनरेट अल्फा पार्टिकल्स वो हैं रेडियम और पोलोनियम। सो रेडियम और पोलोनियम को हम यूज़ करके उससे बनाते हैं अल्फा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आर दोज मटीरियल्स विच आर कॉन्टिन्यूसली इमिटिंग रेडिएशंस, और उन रेडिएशंस को हम यूज़ कर सकते हैं इन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम और पोलोनियम ये दोनों ही कैपेसिटी रखते हैं टू प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स। जब इनका न्यूक्लियस डिके होता है और रेडिएशन की फॉर्म में कोई चीज़ निकलती है, सो दैट इज अल्फा पार्टिकल विच कैन बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं कि आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ऐसे ही अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली दीज एलिमेंट्स दे आर प्लेस्ड इन अ चैम्बर, और वो यूजुअली होता है लेड का बना हुआ चैम्बर। यस, इट्स अ लेड चैम्बर। लेड का चैम्बर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि lead is having capacity to absorb the radiations. अब चूंकि ये radiations all the time safe नहीं है, dangerous भी हो सकती हैं, so lead यूज़ किया जाता है just to protect it. इसके अलावा हम ब्लैक बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक कार्बन का मास हो सकता है, उसमें भी इसको सराउंड किया जा सकता है, उसकी भी एबिलिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन। अब आप कहेंगे कि ये तो इनक्लोज अगर कर दिया तो हमें रेडिएशंस कहाँ से मिलेंगे? सो बेसिकली अ स्लिट इज प्रोड्यूस्ड। अ स्लिट मतलब एक ओपनिंग बनाई जाती है इन दिस, एक स्लिट प्रोड्यूस की जाती है विच इज ओपनिंग। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम रेडियम और पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स को निकालें और उसके बाद एक स्लेट की फॉर्म में हम लेड यूज़ करें और उसके अंदर एक स्लिट बनाएं जहां से अल्फा पार्टिकल्स मूव करेंगे। दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं आपकी बुक में, दोनों में से कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, जस्ट नॉट टू कंफ्यूज योरसेल्फ। लेकिन फ्लैशबैक में आपके माइंड में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, फ्रॉम वेयर द अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग। ऐसा तो नहीं कि अल्फा पार्टिकल्स हम अपने पास रख के बैठे हैं, वी जस्ट हैव टू बम्बार्ड देम। अल्फा पार्टिकल्स किसी केमिकल से ही निकलते हैं। सो चलिए, हमने देखा कि रेडियम और पोलोनियम ने बना दिए हैं अल्फा पार्टिकल्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं
एक सर्कल से जिसके अंदर हमने ड्रॉ किए हैं 2+ चार्जेस। इसके अलावा आप इसे लाइक दिस या फिर +2 इन तीनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेयर वी आर यूजिंग द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो एक चीज हुई कि उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया, फिर उसने यूज किए अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स ये तो पता चल गया कहाँ से निकलते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं किसी भी चीज के अंदर, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। तो जब हम इन्हें गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करेंगे तो ये उसके अंदर से पास करने की कैपेसिटी रखते हैं और ये इजीली पास कर जाएं, इसीलिए हम गोल्ड फॉइल को रखते हैं बहुत थिन। इसकी ये जो थिकनेस है ना इतनी कम, वो है भी इसीलिए कि अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जब ये ज़्यादा थिक हो तो ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन उस लेवल की हाई नहीं है, इसलिए भी हम गोल्ड फॉइल को थिन यूज़ करते हैं। अब बात यह है कि जब ये रेडिएशंस गुजरेंगी, दीज अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग टू पास थ्रू द एटम्स, तो होगा क्या? बेसिकली हम इसमें एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं विच इज अ स्क्रीन। इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट या फिर स्क्रीन भी कहते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन। नाउ दिस इज कोटेड विद अ मटेरियल विच इज जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड से हम इसे कोट करेंगे एंड देयर इज अ रीजन ऑफ दिस कोटिंग। ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी केमिकल उठाएंगे और उससे कोट कर देंगे। जिंक सल्फाइड इज बेसिकली अ केमिकल विच विल प्रोड्यूस अ ग्लो। जब अल्फा पार्टिकल्स पास करके विल स्ट्राइक टू द जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड एक ग्लो प्रोड्यूस करेगा और उस ग्लो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट आर दी स्पॉट्स जिन पे अल्फा पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन कोई चीज चाहिए और वो होगी जिंक सल्फाइड की कोटेड एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब यहां तक तो हमें समझ आया कि उसने अपने कंपोनेंट्स को अरेंज कैसे किया और कौन कौन सा कंपोनेंट यूज किया और क्यों क्यों किया। सो हम इसको नटशेल में देखते हैं। रेडियम पोलोनियम वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर सोर्सेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स लिया, देन वी प्रोड्यूस्ड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लिया आए थे, इन पे पॉजिटिव चार्ज था। हम देखेंगे कि हमें पॉजिटिव चार्ज ही क्यों चाहिए था। नाउ these alpha particles are passing through a gold foil, और gold foil हमने ली क्योंकि वो malleable होती है और ये सर्कल्स शो कर रहे हैं एटम्स। अब यहां तक हमें नहीं पता कि what is the structure of an atom। structure of atom के लिए ही तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, but so far we know one thing, that everything is made up of atoms. Atom is the basic unit. It means that if it is a very thin gold foil, then it is made up of atoms, and atoms, they are close to each other. That's it. We don't know the distribution of positive and negative charges in the atom yet. Yes, हमारे पास एक थ्योरी थी जिसको हमने अभी इसी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया है, and that theory was plum pudding theory या फिर plum pudding मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड ने उसी मॉडल को रॉन्ग प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है। सो प्लम पुडिंग मॉडल तो हमें पता है कि क्या होता है, दैट एवरीथिंग दिस इज पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर होंगे नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड, बाकी सारा होगा पॉजिटिव और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होंगे। ये है प्लम पुडिंग। अब ये पुरानी थ्योरी है प्लम पुडिंग, और अब हमने प्रूफ करना है कि क्या ये राइट है या रॉन्ग, और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से अरेंज होते हैं टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। सो गोल्ड फॉइल के बाद जो चीज आती है, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, वो है फोटोग्राफिक प्लेट या फिर एक स्क्रीन, और वो कोटेड है जिंक सल्फाइड से, और ये एक ऐसा केमिकल है विच विल प्रोड्यूस अ ग्लो। अब देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सो व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स, सो यू कैन सी दैट most of the particles they passed through this gold foil। आप देख सकते हैं कि most of the particles ये straight pass किए। This arrow is showing you the direction of these rays, of these radiations of these particles। ज्यादातर particles बिल्कुल straight गए और वो straight screen पे जाके strike किए, और हमें ग्लो से पता चल जाएगा वो कहाँ कहाँ strike किए। So most of them they went straight through the gold foil। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ exceptions भी हैं।
Look at this one. This particle is deflected and it is deflected at larger angle. So हम कह सकते हैं कि कुछ particles तो गए straight, and if we talk about this, इसने show की deflection. And if we talk about this one, look at this. Previously, this ray is showing you that it is traveling towards something, but suddenly, except of passing through this, और आपको मार्क मिलना चाहिए था इसका फोटोग्राफिक प्लेट में, somewhere over here. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. This particle bounced back. You can see that it is bouncing back. और वो bounce back किया, तो इससे हमें एक चीज पता चलती है, that there is something in the middle. There is something in the middle. अब इसी तरह अगर आप इस डिफ्लेक्टेड लाइन को देखें, इस डिफ्लेक्टेड लाइन को देखें तो यहां से भी पता चलता है कि यहां पे कुछ मिडल में था जिसने इसे मजबूर किया कि वो अपने पाथ से स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाए. सेम यू कैन सी ओवर हियर एज वेल. देयर मस्ट बी समथिंग प्रेजेंट ओवर हियर. यानी कि ज्यादातर पार्टिकल्स तो गुजर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स किए हैं डिफ्लेक्ट, जिनसे पता चलता है कि देयर इज समथिंग इन द मिडल. इसके अलावा अब जब 3 एटम्स ने ये प्रूव कर दिया कि देयर इज समथिंग इन द मिडल, कहीं कहीं डिफ्लेक्शन हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि हर जगह ही देयर इज समथिंग इन द मिडल, समथिंग इन द मिडल. नाउ व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन दिस थिंग? चूंकि अल्फा पार्टिकल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिव पॉजिटिव करते हैं एक दूसरे को रिपेल, सो वी कैन से दैट देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन दिस इनर थिंग. इस पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव. सो इसको ही बाद में नाम दिया गया था न्यूक्लियस का. सो अगर हम हमारे इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो you can write your first observation as, I'm not writing the complete sentence, I hope you can do it yourself if you know the concept. First observation is almost all particles were passed, or you can say straight. अगर हम दूसरी ऑब्जर्वेशन की बात करें, so there were very few particles, they deflected. Deflection के लिए एक और टर्म भी यूज की जाती है which is scintillation. Scintillation और deflection दोनों सेम ही चीजें हैं. And these were deflected at large angle. इसके अलावा जो थर्ड चीज है, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट से मिलती है, वो ये है कि few particles, very few bounced back. और वो bounce back कब करेंगे? When they were striking with the gold foil, so they bounced back. आप देख सकते हैं इस पार्टिकल को किसने स्ट्राइक करके बाउंस बैक किया. लेकिन ये नंबर बहुत कम है. अगर आपके पास टोटल 20,000 अल्फा पार्टिकल्स हों, सो आउट ऑफ 20,000 सिर्फ 1 या 2 ही पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि बाउंस बैक करेंगे. सो दिस नंबर इज वेरी स्मॉल एंड दिस इंडिकेट्स दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज प्रेजेंट इन द मिडल. सो ये था एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ हमने डिस्कस की हैं ऑब्जर्वेशंस. अब प्रॉपर फॉर्म में रदरफोर्ड के रिजल्ट्स के पॉइंट्स और उसके डिफेक्ट्स के पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हमने देखा इसका इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशन अबाउट साइंटिस्ट. उसके बाद हमने डिटेल में समझा एक्सपेरिमेंट which was done on a gold foil and then we discussed its observations. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और साथ ही साथ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.